मैं हूं डिटॉक्स यादव और आज मैं आपको सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सच दिखाने जा रहा हूं। एक शहर जो सपनों के लिए जाना जाता है। यहाँ लोकल ट्रेन्स की भीड़, चमकती हुई रोशनी और ऊंची ऊंची इमारतें जो हर रोज हजारों लोगों को बुलाती हैं। पर यहाँ एक सच भी है कि हर सपना पूरा हो वो जरूरी तो नहीं। मुंबई कुछ लोगों को आसमान तक उठा देती है और कुछ लोगों को इतनी खामोशी से तोड़ देती है कि उनकी चीखें भी सुनाई नहीं देती। और साल 2008 में इसी शहर में एक ऐसी ही कहानी शुरू होती है जो सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था, ये एक वार्निंग थी, एक मिरर थी हम सब के लिए। और फिर एक सवाल आता है कि जो लगभग 2 दशक बीत जाने के बाद भी हमें अंदर तक झकझोर कर रख देता है, हमें बेचैन कर देता है कि आखिर उस रोज उस रात हुआ क्या था। जी, हम लोग बात करने वाले हैं नीरज ग्रोवर मर्डर केस की। नीरज ग्रोवर 26 साल का एक लड़का कानपुर से मुंबई जाता है। मिडिल क्लास बैकग्राउंड और आंखों में वही बड़े सपने। MIT यूनिवर्सिटी नोएडा से मास कम्युनिकेशन की डिग्री लेता है और फिर वही क्लासिक लाइन, मुंबई जा रहा हूं कुछ बड़े करने। पर नीरज सिर्फ सपने नहीं देखने वाला था, वो उसके लिए काम भी करता था। और इसी कारण से सिनर्जी मीडिया लिमिटेड में क्रिएटिव हेड के पोस्ट पर वो पहुंच जाता है। बात करें टीवी इंडस्ट्री में इनकी पहचान की तो बहुत अच्छी पहचान थी और इनका एक बहुत ही अच्छा शो आया था जिसका नाम था क्या आप 5वीं पास से भी तेज हैं। और इस जैसे शो का हिस्सा बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। 26 साल की उम्र और शाहरुख खान के शो पर काम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और ये शो मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने भी देखा था। एक बार लालू यादव जी गए थे और बहुत ही अच्छा एपिसोड था वो वाला, जहां पर उनके बच्चों के बारे में पूछा जाता है और बहुत ही मजा आया था। बहुत अच्छी शो लगी थी मुझे। जब आप एक अच्छे काम करते हैं, जब आप एक अच्छी अचीवमेंट्स के साथ काम करते हैं तो लगता है कि जिंदगी ट्रैक पर चल रही है। नीरज की भी जिंदगी पूरी तरह ट्रैक पर चल रही थी। वही बात करें नीरज की नेचर की तो बहुत ही हेल्पफुल नेचर था, बहुत ही फ्रेंडली नेचर था। लोग कहते हैं कि नीरज को कुछ भी बोला जाता था, कुछ भी हेल्प के लिए, तो वो हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहता था। कुछ भी दिक्कतें होती थी तो कहते थे नीरज मुझे यहाँ पर हेल्प चाहिए, तो वो हमेशा तैयार रहता था हर किसी के हेल्प के लिए। पर कभी कभी यही हेल्पफुल नेचर इंसान को गलत जगह 7 मई 2008 सुबह हुई पर नीरज का फोन नहीं आया। जो बेटा रोज माँ बाप को कॉल करता था आज बिल्कुल खामोश था। घबराहट बढ़ने लगी थी, माँ बाप का दिल बैठने लगा था। फिर एक कॉल जाता है और नीरज के माता पिता जो हैं वो कॉल करते हैं अपने भतीजे निशांत को और उसे पूछते हैं क्या नीरज से बात हुई आज क्या। वो बताता है कि नहीं, आज बिल्कुल भी नीरज से बात नहीं हुआ है। और चलिए मैं आपको पता करके बताता हूँ कि आखिर नीरज है कहाँ पे बिजी है। फिर वो कॉल करता है नीरज को और नीरज से बात नहीं हो पाती है। फिर निशांत नीरज के जितने भी कॉन्टेक्ट थे, दोस्त कलीग, सबसे बात करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि किसी को नहीं पता था आखिर नीरज गया कहाँ था। इसी बीच उसकी बात होती है नीरज के एक खास दोस्त नीरज लाल से, जिसे मैं पूरी कहानी में लाल के नाम से बुलाता रहूंगा। लाल ने बताया कि नीरज उस दिन मारिया के यहाँ गया हुआ था। जब मारिया से बात की गई तो उसने कहा हाँ नीरज मेरे यहाँ आया हुआ था, लेकिन रात में उसे कहीं जाना था तो जल्दी जल्दी में अपना फोन भूल गया। अब नीरज के दोस्त और मारिया सब मिलकर नीरज को ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाता है। तो आखिरकार ये सभी लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पर एक मिसिंग कंप्लेन दर्ज करते हैं। और मारिया भी निशांत के साथ पुलिस स्टेशन जाती है। वहां पर पूछताछ के दौरान मारिया फिर से वही बात दोहराती है कि नीरज मेरे यहाँ आया था और मेरी शिफ्टिंग में हेल्प करने आया था। और रात लगभग 1 बजे के आसपास उसके फोन पर एक निशा नाम की लड़की का कॉल आया और कॉल आते ही वो घबरा सा गया था। जल्दी जल्दी में निकल गया और अपना फोन मेरे पास ही भूल गया था। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अगर नीरज सिर्फ फोन भूला था तो वो गया कहाँ था, और कहीं गया था तो वो लौटा क्यों नहीं। जी हाँ, अब हम बात करेंगे मारिया मोनिका सुसैराज की। 27 साल की लड़की कर्नाटका से मुंबई आती है। छोटा सा फिल्म में डेब्यू की थी और उस फिल्म का नाम था झूठ। और वही फिर स्ट्रगल वाली कहानी, ऑडिशन, रिजेक्शंस और वेट करना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ये भी एक सच है कि टैलेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, पर उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है कि आपके कनेक्शंस होने। और खास करके स्टार्टिंग में ये कनेक्शन ऑक्सीजन के काम करते हैं जो आपको वहां पर सरवाइव करने में मदद करती है। इसी बीच नीरज और मारिया एक दूसरे से मिलते हैं और धीरे धीरे ये जो मिलना जुलना है ये दोस्ती में बदल जाती है। नीरज
उसका कई बार ऑडिशन में मदद करता है, उन्हें गाइड करता है कि कैसे आप भी आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जब पुलिस मारिया का बयान दर्ज कर रही थी तब उन्हें हल्की सी गड़बड़ महसूस होती है। पुलिस को लगता है कि लाल और मारिया मिलकर कुछ न कुछ तो जरूर छुपा रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह यह थी कि नीरज को लास्ट टाइम जिंदा सिर्फ इन्हीं दोनों ने देखा था और इसी शक के चलते पुलिस जाकर मारिया के घर की तलाशी लेती है, यह सोचकर कि वहां पर कुछ सुराग मिल जाए। लेकिन घर से कुछ भी ऐसा नहीं मिलता। घर नया नया शिफ्ट हुआ था और इसी शिफ्टिंग के मदद के लिए नीरज भी वहां गया हुआ था। उसका फोन मारिया के घर रह गया था। तलाशी के बाद भी पुलिस का शक कम नहीं होता, इसलिए मारिया और लाल से लगातार पूछताछ जारी रहती है। और फिर यहीं पर एक अजीब बात सामने आती है। दोनों लोग बार बार बिल्कुल एक ही कहानी सुना रहे थे, ना एक शब्द इधर ना एक शब्द उधर, जैसे कि इस कहानी को रटा गया हो, जैसे इस कहानी का कोई रिहर्सल किया गया हो, जो पूरी तरह इस कहानी का प्रैक्टिस किया गया हो कि सेम लाइन सेम टू सेम बोलना है। फिर जाकर पुलिस जो है इस पर गहराई से जांच करती है और वो जाकर मारिया और लाल के घर के आसपास जितने भी लोग थे, सिक्योरिटी गार्ड की बात करें, वॉचमैन की बात करें, पड़ोसियों की बात करें, सभी से पूछताछ शुरू होती है। और तब जो सच एक सामने आता है वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पुलिस को पता चलता है कि मारिया पहले से ही इंगेज्ड थी और उस एंगेजमेंट का नाम था एमिली मैथ्यू। मारिया के जिंदगी में पहले से ही ये लड़का बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता था। मैथ्यू सिर्फ 25 साल का था, इंडियन नेवी ऑफिसर था और कोची और बेंगलोर से इनका गहरा कनेक्शन था। उसने एनडीए क्लियर किया था। उसके बाद ट्रेनिंग के लिए वो लोनावला गया हुआ था, जहां डिसिप्लिन, रूटीन और कंट्रोल सिर्फ सिखाया नहीं जाता, इंसान के बिहेवियर में भी उतारा जाता है। अक्सर माना जाता है कि मिलिट्री बैकग्राउंड वाले जो भी लोग होते हैं वो इमोशनली भी कंट्रोल्ड होते हैं, लेकिन सच यह भी है कि यूनिफॉर्म इमोशन को मिटा नहीं देती है। मैथ्यू और मारिया का जो रिलेशनशिप था वो लॉन्ग डिस्टेंस था। इसी बीच पूछताछ के दौरान लाल एक और बात बताती है पुलिस को कि उसने नीरज को देखा था कि वो मारिया को किस कर रहा था और नीरज ने खुद बताया था कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। बस यहीं से मारिया पर पुलिस का जो शक है वो गहरा होता जाता है। जब मारिया से 7 तारीख की पूरी दिनचर्या बताने को कहा जाता है, उस दिन क्या क्या हुआ था, तो वो बताती है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि नीरज मिसिंग है। सबसे पहले वो मॉल जाती है, वहां पर अपने बहन और फ्योंसी से मिलती है, वहां पर शॉपिंग करती है और फिर अपने दोस्त की गाड़ी, मतलब उनके फ्योंसी की जो दोस्त की गाड़ी थी वो लेकर फिर निकल जाते हैं शॉपिंग करने। कहानी सीधी लग रही थी, पर जितनी ये आपको कहानी सीधी लग रही है उतनी कहानी सीधी थी नहीं। जब पुलिस के पास कॉल डिटेल्स आया, कॉल डिटेल्स पूरा का पूरा खोला गया, कॉल रिकॉर्ड्स, फोन का लोकेशन और एग्जैक्ट टाइमिंग, तो पुलिस को पता चलता है कि नीरज का फोन दहीसर के पास एक्टिव हुआ था, जो मुंबई के पूरे नॉर्दर्न पार्ट में है। क्योंकि ये बात जो है एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थी, क्योंकि मारिया के मुताबिक पूरे टाइम नीरज का फोन उसके पास था। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब फोन मारिया के पास था तो दहीसर में सिग्नल कैसे मिला। यहाँ से पुलिस का जो शक है वो यकीन में बदल गया। और फिर मारिया का स्टेटमेंट फोन डाटा से जो मिसमैच हो रहा था, ये पूरी की पूरी कहानी को कोलैप्स कर देता है। पुलिस फिर जो है मारिया पर नजर रखना शुरू करती है और उसी बीच इन्वेस्टिगेशन में फिर से उन्हें बुलाया जाता है, मारिया को, और फिर से पूछा जाता है कि अब सच सच बताओ आखिर हुआ क्या था। फिर से वही कहानी सुनाती है, बट इस बार पुलिस एक और सवाल पूछती है कि 7 तारीख से पहले तुम्हारे फियांसी से जो बात हो रही थी वो नॉर्मल बात हो रही थी, लेकिन 7 तारीख के बाद ऐसा क्या हो गया कि हजारों बार तुम लोगों की बात होना स्टार्ट हो गया। मारिया के पास कोई जवाब नहीं था और वो टूट जाती है। और फिर वो जो कहानी सुनाती है वो सुनकर आप खुद हैरान हो जाएंगे। फिर एक गहरी सांस लेती है और बताती है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। जी हाँ, 6 मई 2008 उस दिन मारिया अपना फ्लैट जो है वो मलाड वेस्ट में शिफ्ट करती है। शाम से रात हो जाती है, बॉक्स थे, लगेज थे, उसको अनपैक करना था और पूरी तरह घर बिखरा हुआ था। रात को 10 से 11 और 10 और 11 बजे के आसपास जो है नीरज आता है उसके फ्लैट पर, और उसके आने का जो रीजन था, शायद वो मदद के लिए आया था या अनपैकिंग करने के लिए आया था या शायद ओनली कंपनी देने के लिए आया हुआ था। ये कोई अनयूजुअल बात नहीं थी, क्योंकि नीरज और मारिया जो है वो अक्सर मिलते रहते थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, पर यहीं पर कहानी में एक डेंजरस ट्विस्ट आता है। उसी रोज मारिया और मैथ्यू का बात हो रहा था और कॉल के बैकग्राउंड में एक मेल वॉइस आता है और ये आवाज सुनकर 1 सेकेंड में
मैथ्यू का दिमाग बहुत खतरनाक तरीके से बौखला जाता है और फिर अंजम्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और पहले से भी थोड़ा डाउट था। उसने मारिया को कई बार कहा था कि नीरज से डिस्टेंस रखो और ये सब जो है फिर नए फ्लैट पर उसका आवाज सुनकर और भी गुस्सा हो गया कि तुमने नया फ्लैट शिफ्ट किया और यहाँ पर भी वो बंदा आ गया। अगर आप किसी और शहर में हैं और आपको लगे कि आपके पार्टनर के साथ कोई और है तो क्या वहां पर लॉजिक काम करता है या सिर्फ इमोशन? मैथ्यू लॉजिक को वहीं छोड़ देता है और पूरी रात दिमाग में यही डॉट घूमते रहता है कि आखिर क्या हो रहा होगा। और बहुत सारी चीज जो है मन में आने लगते हैं ओवर थिंकिंग के कारण, जो भी नहीं सोचने का वो भी हम सोचने लगते हैं कई बार। और सुबह जो है जो डाउट्स हो रहा था रात में वही अब एक्शन में बदल जाता है। अब तारीख आती है 7 मई 2008। सुबह लगभग 7 बजे मैथ्यू बिना बताए फ्लाइट बुक करता है और मुंबई आ जाता है। ना कोई वार्निंग ना कोई मैसेज और सीधा मारिया के फ्लैट पर। ऑलरेडी रात से ही बहुत ज्यादा गुस्सा था, बहुत ज्यादा आग बबूला था और सिर्फ एक चीज का आंसर चाहिए था उसे कि आखिर ये बंदा इस फ्लैट पर है क्यों। और जब वो फ्लैट के अंदर जाता है तो देखता है नीरज बाथरूम से बाहर निकल रहा है और वो भी बिना कपड़े के या आधे अधूरे कपड़े थे, बहुत ही थोड़ा कपड़ा था। उस पल मैथ्यू का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर चले जाता है। फ्लैट के अंदर तेजी से आर्गुमेंट होती है दोनों के बीच में। दोनों एक दूसरे पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं और फिर दोनों के बीच में एक फाइट होती है। दोनों एक दूसरे के साथ हाथापाई करते हैं और फिर एक ऐसा मोमेंट होता है जो कभी रिवर्स नहीं किया जा सकता। हाथापाई के बाद वो अचानक से चाकू से नीरज पर हमला कर देता है। नीरज पर हमला करते ही नीरज जमीन पर गिर जाता है और उसके बाद उसकी जान चली जाती है। शायद जिस टाइम पर उन्हें चाकू लगा था उस टाइम पर यदि उन्हें बचाने की कोशिश की जाती तो शायद वो बच सकता था, पर ये एक सिर्फ फाइट नहीं थी, ये एक इंपल्सिव एक्सप्लोजन था। इसके बाद जो होता है वो और भी डिस्टर्बिंग है। मारिया के बयान के मुताबिक मैथ्यू ने उसके साथ जबरदस्ती की थी और यही पॉइंट बाद में केस का बड़ा कंट्रोवर्शियल हिस्सा बन जाता है। फिर सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच पैनिक धीरे धीरे वो कंट्रोल में आ जाता है। सबसे पहले खून साफ किया जाता है, ब्लीच का यूज करके एविडेंस को मिटाने की कोशिश की जाती है और फिर आता है सबसे हॉरिफाइंग फेज। मारिया का जो वो मॉल जाने वाली जो कहानी उन्होंने बताई थी पुलिस को कि वो मॉल गई थी, वो जहाँ पर वो अपने बहन और अपने फियांसी से मिली थी, वो सच में मॉल जाती है। वहां पर मॉल जाकर वो वहां से चाकू खरीदती है, बैग खरीदती है और फिर फ्लैट पर लौट आती है। नीरज के शरीर के 300 से ज्यादा टुकड़े किए जाते हैं, फिर उसी बैग में भरा जाता है। और ये सीन कोई फिल्म का नहीं था, यह आपको फिल्मी सीन जरूर लग रहा होगा पर यह एक रियल स्टोरी था। और मुंबई जैसे शहर में एक रेसिडेंशियल फ्लैट में ये क्राइम हुआ था, मलाड वेस्ट में, पर बॉडी वहां से बहुत दूर ले जाती है। और उस दिन मारिया और मैथ्यू एक कार अरेंज करते हैं और वो कार जो है वो दोस्त का रहता है, जो मारिया ने बताया भी था कि मॉल के बाद वो जाता है और मैथ्यू के दोस्त का एक गाड़ी लेता है जहां से वो शॉपिंग करने जाते हैं। और फिर वो दोस्त का गाड़ी लेकर के सबसे पहले जाता है। सबसे पहले उस गाड़ी में जो है वो बॉडी के जो टुकड़े थे उनको भरा जाता है। उसके बाद वो पेट्रोल पंप पर जाते हैं और वहां से खुली पेट्रोल खरीदते हैं। अभी के टाइम में आपको खुली पेट्रोल इतने आसानी से नहीं मिलेगा, बट उस टाइम पर बहुत ही आसानी से मिल जाता था। मुंबई से लगभग 90 किलोमीटर दूर ड्राइव करके जाते हैं ये लोग पालघर के पास और वहां मैनोर के जंगल एरिया तक पहुंचते हैं। शहर के भीड़ से दूर, न लाइट न लोग न सवाल, और वही जंगल में बॉडी के टुकड़ों को फेंक दिया जाता है। वहां फेंकने के बाद सारे के सारे पूरी के पूरी जो जितने भी टुकड़े थे सब पर पेट्रोल डाल दिया जाता है और वहां पर उस पूरी के पूरे टुकड़ों को जलाने की कोशिश की जाती है और जलाकर ये लोग वहां से निकल जाते हैं। ये सिर्फ एक एविडेंस मिटाने की कोशिश नहीं थी, ये डर का नतीजा था। जेल जाने का डर, बदनामी का डर और सबसे बड़ा डर कि लोग क्या कहेंगे। पर याद रखो कि क्राइम चाहे जितना भी छुपा लो वक्त उसे बाहर ले ही आता है। फिर तारीख आती है 9 मई 2008। नीरज के दोस्त मिसिंग पर्सन रिपोर्ट फाइल करती हैं। शुरू में पुलिस जो है इसे रूटीन मिसिंग केस की तरह ही मानती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं मारिया का स्टेटमेंट बदलता जाता है, शक गहरा होता जाता है और फिर ये केस सिर्फ मिसिंग का नहीं होता,
यह एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल जाता है। 10 और 11 तारीख को नीरज ग्रोवर के जो पेरेंट्स थे वो भी मुंबई पहुंचते हैं। जब वो पुलिस से बात करते हैं तो उसके बाद जो केस की रफ्तार है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा था। 21 और 22 मई 2008 को जो सच कोलैप्स होना शुरू होता है तो 21 को सबसे पहले मारिया को अरेस्ट किया जाता है। 22 मई को फिर मैथ्यू को भी कस्टडी में ले लेती है और पालघर के जो जंगल के पास गए थे जहां पर बॉडी को बर्न किया गया था वो भी पुलिस रिकवर करती है। फिर डीएनए टेस्ट किया जाता है और डीएनए टेस्ट के दोबारा नीरज ग्रोवर का ही डेड बॉडी है वो भी कंफर्म हो जाता है। और ये सिर्फ एक मिसिंग केस नहीं था, ये एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन बन जाता है। बात करें जजमेंट की तो कोर्ट का कहना था कि ये मर्डर जो है प्री प्लान नहीं था, ये हीट ऑफ द मोमेंट में किया हुआ कत्ल था। इसलिए केस में इंडियन पिनल कोड सेक्शन 304 लगेगा। पूरी की पूरी जनता जो थी, पूरी की पूरी पब्लिक जो थी वो चाहती थी कि इन्हें यहाँ पर उम्र कैद की सजा मिले, जिंदगी भर ये लोग जेल में रहे। जब यहाँ पे जजमेंट आया तो मारिया को 3 साल की टोटल सजा सुनाई गई, वहीं पर मैथ्यू को टोटल 10 साल का सजा सुनाया गया। और जिस टाइम पर यह सजा सुनाया जा रहा था वहां पर मारिया ऑलरेडी 3 साल की सजा जो है वो काट चुकी थी, तो उन्हें तुरंत ही रिहा कर दिया गया। बात करें मैथ्यू को तो मैथ्यू को उसके बाद जेल में रहना पड़ा था। तो बहुत बार इस केस के अंदर मीडिया के इथिक्स पर भी सवाल उठे थे, क्योंकि बहुत बार टीआरपी ड्राइवन डिबेट्स वहां पर चलाए गए थे जहां पर अवेयरनेस फैलाने का काम होना चाहिए था, उसे एक इंटरटेनमेंट बना दिया गया था। अवेयरनेस और इंटरटेनमेंट के बीच में जो एक पतली रेखा है उसे बहुत बार क्रॉस किया गया और इसीलिए इस केस में मीडिया पर भी बहुत बार सवाल उठे। नीरज ग्रोवर केस सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं था, यह एक एम्बिशन का डार्क साइड था, लव का टॉक्सिक वर्जन आप कह सकते हैं, और गुस्से और इरिलेवेंस का जो एक रिजल्ट है वो आप कह सकते हैं। 3 लोग, अलग अलग सपने, एक गलत डिसीजन, और इन तीनों के बीच जो बच जाता है वो होता है सिर्फ एक रिग्रेट। दिल से थैंक यू आप सबों का गाइस कहानी को पूरी तरह सुनने के लिए। और हमारी स्टोरी आपको पसंद आ रही हो तो ज़रूर आप हमें सब्सक्राइब कर दें अपने दोस्तों के बीच। यदि शेयर करना चाहते हैं ज़रूर शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पर और भी कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मैटर करेगा। एंड दिल से थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए गाइस।